Good morning, student. This is chapter 4, distribution of oceans and continents. In this chapter, we started about the continental drift. The continental drift theory given by Wagner's. According to Wagner, all the continents form a single continental mass and mega ocean surrounded the same. The supercontinent was named Pangaea, which meant all earth. The mega ocean was called the Panthalassa, meaning all water. तो अकॉर्डिंग टू वैगनर इज दैट क्लियर? जितने भी आज के टाइम पे हमारा जो अर्थ है उस पे जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, वो कोई टाइम ऐसा था कि वो एक सिंगल जो है कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और ये पेंजिया जो सुपर कॉन्टिनेंट है, ये वाटर से सराउंडेड होता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे टाइम पास हुआ, अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो द सुपर कॉन्टिनेंट Pangaea first broke into 2 large continental masses as Laurasia and Gondwana land. ओके, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। क्लियर दिस? अब आगे इन्होंने फिर फर्दर जो ये 2 प्लेट्स में जो 2 पार्ट्स में जो डिवाइड हुआ है, वो 7 कॉन्टिनेंट्स जो आज हमारे हैं उनमें डिवाइड हो जाता है। और आज के समय जो हमारे कॉन्टिनेंट्स की जो स्थिति है, पोजीशन है, वो फ्यूचर में ऐसी नहीं रहेगी, उनमें भी चेंजेस आएगा। यहाँ पे वैगनर जो अपनी जो थ्योरी दी थी, और ही गिव्स मैनी एविडेंस टू प्रूव हिज थ्योरी। और उन्होंने रॉक्स को जो है सेम रॉक्स का जो एविडेंस है उनका यूज किया था उसने। साथ ही उसने प्लेसर डिपॉजिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉसिल्स, इन सब चीजों का यूज अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए किया था। और साथ में उसने फोर्स भी बताया था, फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हुआ था, उसके पीछे उसने 2 फोर्स बताए थे, जिसमें उसका टाइडल फोर्स और दूसरा उन्होंने जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो नॉर्थ पोल है, सदर्न हेमिस्फीयर का जो आपका साउथ पोल है, उसके भी उसने रिस्पॉन्सिबल बताया है कि यहाँ का जो फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस ड्रिफ्टिंग के पीछे। लेकिन यहाँ पे जो उसकी थ्योरी जो है थोड़ी सी कमजोर हो जाती है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग की बात की है। ओके, उन्होंने आपके ओशन रिगार्डिंग कुछ भी जो है अपनी थ्योरी में उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया था। अब पोस्ट ड्रिफ्टिंग थ्योरी की हम बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन आपको देंगे। और जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोरिंग स्प्रेडिंग। अब पोस्ट ड्रिफ्टिंग थ्योरी देखिए, हमने वैगनर के अकॉर्डिंग सिर्फ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग के बारे में जाना था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो सबमरीन का यूज किया जाता है, और ये सबमरीन जो है एक प्लेस से दूसरे जगह प्लेस तक इसको ट्रांसफर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो हम जो सबमरीन होती है वो बीनीथ द सी जो है उसको ट्रेवल करवाया जाता है, उसको मूव करवाया जाता है। तो यहाँ पे ये सबमरीन जो है वो आपके इजीली एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव करे, तो हमें ओशन का मैप तो चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीच रास्ते में ये किसी से स्ट्राइक करे, टकराए और अपना वर्क ना कर पाए। तो हमें सी की जो है मैपिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो
उस समय सी के मैपिंग का जो है सी फ्लोर का जो है मैपिंग शुरू किया था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक हमारा यही मानना था कि हमारा जो ओशन का फ्लोर है वो क्या है, प्लेन एरिया है। इट मीन्स वहां पे ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जितने फीचर्स आपके लैंड के ऊपर होते हैं। लेकिन जब हमने सी फ्लोर की मैपिंग शुरू की तब हम बहुत ज्यादा शॉक होते हैं कि हाँ, सी फ्लोर में भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं और ये जो फीचर्स हैं वो अलग अलग हैं। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इन फीचर्स रिगार्डिंग जो है स्टडी की थी। तो यहाँ पे फीचर्स के रिगार्डिंग हमने जो है आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, राइज प्लेन्स, आइसलैंड्स एंड ट्रेंचेस, सी माउंट, गेयर्ड्स आदि जो है हमने स्टडी किया था कि हमारा जो ओशन जो है वो प्लेन नहीं है, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और हमारा जो ओशन का जो फ्लोर है 75% जो है वो प्लेन है। इज दैट क्लियर? ओके, इट मीन्स हमारा जो ओशन का फ्लोर है वो कंप्लीटली प्लेन नहीं है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हम लोगों के माइंड में यही सेट था कि हमारा जो ओशन है वो क्या है, एक प्लेन है, फ्लोर जो है वो प्लेन है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैपिंग वगैरह किया तो इस बात को क्लियर कर लिया गया और ये क्या है जो हमने आपको पहले बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज हमारे लिए है तो वो है मिड ओशनिक रिज। तो ये मिड ओशनिक रिज होता क्या है? देखिए, मिड ओशनिक रिज का मतलब होता है कि आपके रिज का मतलब होता है रेंजेस, ठीक है। तो मिड मतलब आपके सेंटर में। अगर हम अपने मैप में नजर दौड़ाते हैं तो देखिए यहाँ पे ये आपका अटलांटिक ओशन है और इस अटलांटिक ओशन के मिड से देखिए ये रेंजेस जो है वो पास हो रही है। तो सबसे पहले इस रेंजेस को जो है ऑब्जर्व किया गया, जो कि अटलांटिक ओशन के मिड से निकल रही है, पास हो रही है। ओके, ये देखिए मिड में है, तो इससे जो है नाम दिया गया था मिड ओशनिक रिज। तो यही हमारा थॉट था कि हमारे ओशन के मिड में ये है तो इसे मिड ओशनिक रिज का नाम दे दिया जाए। लेकिन ऐसी ही रिजेस जो है आगे जब फर्दर स्टडी की गई तो ऐसी बहुत सारी रिजेस जो है हमें ओशन में मिली है, लेकिन इसे फर्स्ट टाइम मिड ओशनिक रिजेस का नेम दे दिया गया तो उसको इसी नाम से अब जाना जा रहा है। ओके, क्लियर? तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो मिड अटलांटिक रिज जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिज है और फर्दर सबसे पहले इसी को जो है डिस्कवर बोलिए या ऑब्जर्व किया गया था और फर्दर जो है अदर रिजेस जो है हमें ओशन में मिली है। तो ये मिड ओशनिक रिजेस जो है ये वॉल्केनिक एक्टिविटी वाली होती हैं। इट मीन्स इनसे जो है लावा जो है बाहर निकलता है। और हम जो आज का जो कॉन्सेप्ट हमारा है सी फ्लोरिंग सेपरेटिंग, तो ये उसी के रिगार्डिंग है। अब कैसे ये होता है, कैसे? तो हमने जब समुद्र जो ओशन है उसके फ्लोर के फीचर्स की जब स्टडी की तो हमने ये पाया, वहां पे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए गए, जिसमें से एक ऑब्जर्वेशन ये था कि हमारे बीनेथ ओशन में हमें बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है। इट मीन्स यहाँ समुद्र में जो हमारा फ्लोर है वो पूरी तरह से प्लेन नहीं है और उसमें बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है और ये वॉल्केनिक एक्टिविटी जनरली जो है मिड ओशनिक रिज में देखने को मिलती है। अब
ये है आपका पार्ट, ओके। ये आपका फ्लोर है और उस पे आपको ये रिज देखने को मिलती है। ये आपको माउंटेन रेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलती है। इस माउंटेन रेंजेस के बोथ साइड जो है हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा देखने को मिला है। तो फर्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन ये था कि हमें यहाँ पे लावा जो है उनकी रॉक्स देखने को मिली है। दूसरा, जो द रॉक्स बोथ साइड ऑफ द क्रस्ट ऑफ मिड ओशनिक रिज शो रिमार्केबल सिमिलरिटीज। इट मीन्स यहाँ पे जो हमें रॉक मिली है उस रिज के बोथ साइड की जो रॉक्स हैं उनमें रिमार्केबल सिमिलरिटीज मतलब बहुत ज्यादा समानताएं उसमें मिली हैं। अब वो कैसी है, वो हमारी है कि इनका फॉर्मेशन, इसकी जो केमिकल कंपोजिशन ले लीजिए, एज ले लीजिए, बहुत ज्यादा इनमें सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है। द ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। अब ये जो ओशनिक क्रस्ट से जो हमारा रॉक यहाँ पे जनरेट हुआ है, ये रॉक जो है यंगर है इन कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल रॉक्स। हमारे यहाँ पे जितनी भी ओशनिक रॉक्स मिली है वो 200 मिलियंस ईयर की है, ओके। यहाँ पे तो कौन सी रॉक्स यंगर है, विच वन इज यंगर? तो ओशनिक जो क्रस्ट रॉक है वो यंगर है इन कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल रॉक्स, ओके। और एक फोर्थ नंबर पे जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जितनी भी ये ट्रेंचेस होती हैं, ओके, ये ट्रेंचेस जो हमारे होते हैं ये नीचे की तरफ जो है वो कमजोर होती जाती हैं। अब हमारा ऑब्जर्वेशन ये बताता है कि हमारा न्यू क्रस्ट जो फॉर्म होता है, न्यू क्रस्ट जब फॉर्म किया जाता है तब वो स्प्रेड होता है और जहां एक तरफ न्यू क्रस्ट फॉर्म होता है तो दूसरी तरफ हमें क्रस्ट को डिस्ट्रॉय होते भी देखा जा सकता है। इट मीन्स ये चीजें हमें ओशनिक फ्लोर में देखने को मिलती है। इट मीन्स न्यू क्रस्ट का बनना और पुराने क्रस्ट का खत्म होना। अगर हम बात करें कि कितना टाइम पीरियड इसमें लगेगा हमारा, तो देखिए यहाँ पे एक स्टडी के रिगार्डिंग अगर एक न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और उसको डिस्ट्रॉय होने के बाद में नए क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है तो ये जो है वो 300 मिलियन ईयर्स जो है वो ले लेता है। इस प्रोसेस में, इसके फॉर्मेशन में 300 मिलियन ईयर लग जाते हैं। क्लियर दिस? अब ये होता कैसे है? तो सबसे पहले हम इसके रिगार्डिंग स्टडी करते हैं। तो जहां पे वैगनर ने अपनी थ्योरी में ये चीज नहीं समझा पाए थे कि ये सुपर कॉन्टिनेंट्स जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्यों डिवाइड हुआ, तो उसके डिवाइड होने के पीछे आर्थर होम्स ने हमें कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के बारे में बताया था कि हाँ, हमारी जो अर्थ है, हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ स्टडी किया था और इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हमने ये बताया था कि हमारी जो अर्थ है उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। इट मीन्स आपका क्रस्ट, अपर लेयर जो है जिसे क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, फिर मेंटल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल एंड आउटर मेंटल, और उसी सेम वे में कोर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आउटर कोर एंड इनर कोर।
आपका जो इनर कोर जो है वो सॉलिड है, आपका आउटर कोर लिक्विड है, और सेम आपका जो ये अपर मेंटल जो है उसमें भी जो है लिक्विड है। अब जैसे जैसे हम बीनीथ द अर्थ जाते हैं, इनसाइड द अर्थ जाते हैं, तो क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि हम जो है यहाँ पे कौन से करंट के बारे में स्टडी करेंगे, कन्वेक्शनल करंट के बारे में। ये देखिए कन्वेक्शनल करंट जो थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर एक जैसा नहीं है। इनसाइड जब हम अर्थ के जाते हैं तो उसके टेम्परेचर में उसके थर्मल जो पावर है या फिर उसका थर्मल जो हीट है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता है। इनसाइड जाएंगे तो हमें टेम्परेचर जो है, इनसाइड जाने पर आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने के कारण ये जो आपकी करंट है वो अपर साइड की तरफ आना शुरू हो जाती है, और अपर साइड जब आती है तो वो थोड़ा उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। फिर ये डिक्रीज हुई जो करंट है वो डाउनवर्ड जाना शुरू कर देती है। तो ये एक तरह से ये आपका कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो है वो ये बताता है कि जो भी हमारी अर्थ है उसके जो क्रस्ट को जो है डिवाइड किया जा रहा है या डिवीजन उसे दे रहा है, तो वो डिवीजन दिया जा रहा है उसे कन्वेक्शनल करंट के थ्रू। और ये कन्वेक्शनल करंट जो है वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी अर्थ में अलग अलग लेयर का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में लिथोस्फेयर को हमने अच्छे से स्टडी किया था कि लिथोस्फेयर में आपके दो लेयर को इंक्लूड किया गया है, क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ओके, और यहाँ अपर मेंटल से जो है वो आपका कन्वेक्शनल करंट जो है वो ऊपर की ओर आता है, और जब ये करंट आपके क्रस्ट को स्ट्राइक करता है तो क्रस्ट को फिर क्या है, कमजोर करना शुरू कर देता है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, ये मैकेनिज्म कैसे होता है, टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म आई एम यूजिंग हियर अ डायग्राम। देखिए ये आपका, अब हमारा थ्योरी किसके रिगार्डिंग है, सी फ्लोर रिगार्डिंग है। तो ये आपका सी फ्लोर है, और हमने सी फ्लोर में आपको बताया था कि क्या होता है, आपको मिड ओशनिक रिज के बारे में बताया था। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक रिज है, और इस रिज में क्या होता है कि डाउनवर्ड जो है आपके फ्लोर के, ओशनिक फ्लोर के जो है कन्वेक्शनल करंट फ्लो करता है। अब ये जब करंट ऊपर की तरफ जाता है तो ये आपके इस फ्लोर पे क्या है, स्ट्राइक करता है और इसको कमजोर करता है। जब ये इसको स्ट्राइक करता है तो ये जो फ्लोर है ये ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है। अब बार बार कंटिन्यूटी के साथ जब ये स्ट्राइक करता है, इट मीन्स ये जो हीट है वो बाहर निकलना चाहती है, और यहाँ पर कंटिन्यू स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने के बाद में ये जब इसको स्पेस नहीं मिलता है तो इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है और ये इधर की ओर मूव कर जाती है। अब ये कन्वेक्शनल करंट जो है कंटिन्यूटी फ्लो करता है, और यहाँ से जब उसको क्रैक मिल जाता है तो अब जो है आपकी हीट बाहर रिलीज होना चाहती है, और हीट जब बाहर रिलीज होती है तो अपने साथ लावा वो बाहर निकालती है। जब लावा बाहर निकलता है तो इट मीन्स ये आपका यहाँ पे जो है कूल डाउन हो जाता है और सॉलिड फॉर्म में एक न्यू क्रस्ट जो है वो बनाता है। अब जब यहाँ से क्रैक हो चुका है, अब वो प्रोसेस शुरू हो जाती है कि इनसाइड की जो हीट है वो लावे की फॉर्म में बाहर निकलना शुरू होती है। तो ये आपका न्यू क्रस्ट डेवलप होता है, और जब इनसाइड से
नया लावा बाहर निकलता है तो ये क्रस्ट जो है वो स्प्रेड हो जाता है, ये अपर क्रस्ट जो है वो स्प्रेड हो जाता है और एक नया यहाँ पे क्रस्ट बन जाता है, दैट इज अ यंगर क्रस्ट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अंदर से लावा फिर आपका बाहर निकलता है और एक नया यंगर क्रस्ट फिर डेवलप होता है और ओल्डर क्रस्ट जो है वो स्प्रेड हो जाता है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो हमारे जितने भी यहाँ पे अर्थ जो सी फ्लोर को स्टडी करने वाले जितने भी जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये पाया कि यहाँ इस ओशनिक रिज जो है, हमारा मिड ओशनिक रिज जो है, उसके बोथ साइड जो क्रस्ट है उनमें अगर यहां से हम 10 मीटर डिस्टेंस की अगर रोक लेते हैं और इधर भी आप 10 मीटर की रॉक्स की स्टडी करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलरिटी, उनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी देखा गया है। उनके एज में, उनकी केमिकल कंपोजिशन में, फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। तो उसके पीछे यही रीजन बताया है। अब ऐसी कंडीशन में तो ये होना चाहिए कि हमारा जो ओशनिक पार्ट है वो कंटिन्यू, अगर ऐसे ही स्प्रेड होता है तो कंटिन्यू जो है आपका क्या होना चाहिए, बड़ा हुआ होना चाहिए। उसमें डे बाय डे इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। हाँ, ये प्रोसेस बहुत स्लो चलती है, बहुत मिलियंस ईयर ले लेती है, लेकिन फिर भी क्या है कि वो हमें स्प्रेड फॉर्म में मिलना चाहिए। अब होगा क्या, तो इट मीन्स क्या है कि एक तरफ क्रस्ट का, आपके सी के क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो क्रस्ट जो है डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। तो देखिए ये ट्रेंचेस जो है, अगर हम सी फ्लोर में ट्रेंचेस के बारे में जाने तो देखिए ये ट्रेंचेस बना हुआ है, जिसे ट्रेंचेस का मतलब होता है गहरी खाई बनी हुई है। आपके यहां से ये जो न्यू फॉर्मेशन ऑफ, ये जो क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ये फिर इन ट्रेंचेस में जाकर खत्म होता है। देखिए अब ट्रेंचेस जो होते हैं उसमें क्या कि गैप है, दोनों के बीच में जो है वो गैप है यहाँ पे। ओके, अब कन्वेक्शनल करंट के फलस्वरूप या रिजल्ट क्या होता है कि ये फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट ये आपस में पास में आना शुरू करती है। इट मीन्स ये जो करंट है अपने साथ इस लेयर को लेके आ रहा है, टुगेदर द लेयर। ओके, अपने साथ लेके आ रहा है और इधर से इस करंट के साथ ये लेयर भी ऊपर आ रही है। अब इन दोनों जो प्लेट्स हैं ये क्या है, कैसे फॉर्म होगी, कैसे ये अपनी पोजीशन लेंगी, तो यहां पे देखिए अगर हम दो गाड़ी को एक ही स्पीड से अगर टकराते हैं तो फिर वो क्या है, आके रुक जाती है। लेकिन अगर एक जो है गाड़ी उसके स्पीड बहुत हाई है और दूसरे की स्पीड जो है उसके कंपैरिजन में बहुत स्लो है, तो जिसकी स्पीड हाई होती है वो गाड़ी कम स्पीड वाली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ पे जो प्लेट्स हैं, ये ट्रेंचेस हैं, ये ट्रेंचेस के नीचे भी क्या है आपका करंट फ्लो करता है और करंट के साथ ये प्लेट्स भी फ्लो करती है। अब जिस प्लेट की स्पीड हाई है वो प्लेट कम स्पीड वाली प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है और ये जो कम स्पीड वाली है वो डाउनवर्ड आ जाती है। तो देखिए ये वाली पोजीशन उस समय बनती है और यहाँ पे जो है वो ट्रेंचेस बन जाता है। तो ये ट्रेंच जो यहाँ पे बना है, अब ये जो एक प्लेट जो इनसाइड गई है, डाउनवर्ड गई है, ये धीरे धीरे इस करंट के साथ नीचे की ओर मूव कर जाती है और जहां पे इसका मेल्टिंग पॉइंट इसे मिलता है वहां पर ये फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और फिर ये उसी करंट से ऊपर बाहर आती है। क्लियर दिस?
तो यहाँ पे मैंने आपको एक प्रोजेक्ट के थ्रू इसे समझाने की कोशिश की है। देखिए, ये हमारा सी फ्लोर है और यहाँ पे जो है ये आपका मिड ओशनिक जो है रिज है। अब यहाँ से देखिए, अंदर से जब हीट जनरेट हो रही है और वो कोशिश कर रही है कि मैं बाहर निकलूं, तो फिर वो अंदर से इस सी फ्लोर पर स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने से ये जो आपका रिज है वो उसमें क्रैक आने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे इसमें जब क्रैक आता है तो अंदर से जो है वो आपका मैग्मा लावा की फॉर्म में बाहर निकलता है और ये नए क्रस्ट का जो है निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए सिमिलरिटी है। इट मीन्स अगर यहाँ से आपका लावा जनरेट हो रहा है तो आपके इस साइड और इस साइड दोनों की जो है प्रॉपर्टी सेम रहेगी, एज सेम रहेगी। अब अंदर से कंटिन्यू ये करंट जो है वो इनसाइड द सी फ्लोर करंट कंटिन्यू फ्लो हो रहा है और ये लावा जो है वो बाहर निकल रहा है। अब देखिए, ये जो लावा है बाहर निकला, न्यू क्रस्ट का जो है वो फॉर्मेशन हो गया है। अब ये जो है, अगर ये क्रस्ट और इस क्रस्ट में कंपेयर करते हैं तो ये होगा आपका ओल्ड और ये होगा आपका यंग एज के बेसिस पे, तो सेम। लेकिन अगर आप इस ग्रीन कलर को, इस क्रस्ट को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो दोनों की एज सेम रहेगी। अब फिर अंदर से ये करंट कंटिन्यू आपका फ्लो कर रहा है तो नए क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है और ये आपका सी जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये कंटिन्यूटी के साथ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जितनी फास्ट प्रोसेस आपको लगती है, इतनी फास्ट प्रोसेस से ये फॉर्मेशन आपके सी फ्लोर में नहीं होता, मिलियंस ईयर लग जाते हैं उसको। कंटिन्यू आपका ये न्यू क्रस्ट जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाता है और आपका जो ओल्ड है वो स्प्रेड, दूर तक स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो ट्रेंचेस हैं, ये इसे हम मान लेते हैं कि ये ट्रेंचेस हैं, तो यहाँ पे जो है वो नीचे की ओर जाती है। ओके, क्लियर दिस? तो यहाँ पे अगर न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय भी होता है और इसका जो डिस्ट्रॉय है आप इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है ट्रेंच के अंदर। ओके, क्लियर बाय दिस प्रोजेक्ट? जो भी ऑब्जर्वेशन हमने सी फ्लोर में अभी देखा है, तो ये ऑब्जर्वेशन जो है वो क्यों है, व्हाई दे फाउंड इन द सी फ्लोर, तो उसी का जो है हमने मैकेनिज्म, उसी मैकेनिज्म को हमने यहाँ प्रोजेक्ट के थ्रू और यहाँ इस डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है। थैंक यू।